आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। इस्लामाबाद शहर पर बहुत खूबसूरत सुबह उतर चुकी थी। ये 10 बजे का वक्त था जब वो कुछ सोचती हुई ज़ौबी बेगम के कमरे में दाखिल हुई। अब उनकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। इसे देखते हुए ज़ौबी बेगम मुस्कुराई थीं। वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आ जाओ। वो दरवाजे में ही खड़ी थी तो ज़ौबी बेगम ने अंदर आने की इजाज़त दी। ज़रीन के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट आई। वो आनटी में सोच रही थी आज खाने में क्या बनाऊं। इसने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ दिन पहले ही उसने ज़ौबी बेगम से खाना बनाने की इजाज़त मांग ली थी। उसका कहना था कि वो अपनी खुशी से उन लोगों के लिए खाना बनाना चाहती है, वैसे भी घर में लोग ही कितने थे। और अब जब वो उस घर की बहू थी तो उसे फिर तमाम फ़राइज़ भी सरअंजाम देने चाहिए थे जो एक अच्छी बहू देती है। अहमद शिराज़ी साहब तो अपनी बिज़नेस मीटिंग्स के सिलसिले में ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही रहते थे। उनका अभी भी आधे से ज़्यादा कारोबार लंदन में ही था, इसलिए वो कम ही आते थे और उनके निकाह के बाद अभी तक वो वापस नहीं आए थे। ज़ौबी बेगम ने उसे अपने पास बेड पर बैठने का इशारा दिया तो वो उनके पास ही बेड पर बैठ गई। शादी के बाद ये सब कुछ शौहर से पूछते ही मुझसे क्यों पूछ रही हो, जाओ भाई अपने शौहर से पूछो। उनकी बात सुनते ज़रीन एकदम से मतज़ब्ज़ुब का शिकार हुई। मगर वो तो सुबह ही काम पर चले गए थे, कुछ झिझकते हुए बताया। ज़ौबी बेगम ने अफसोस से इस सीधी सी लड़की को देखा, फिर साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। मेरे ख्याल में आजकल के दौर में उसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं और ये राब्ते के लिए ही इस्तेमाल होता है। उनकी बात सुनती वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। जाओ अपने शौहर को फ़ोन करो और पूछ लो। ज़ौबी बेगम की इस बात पर ज़रीन की मुस्कुराहट लम्हे में गायब हुई। लेकिन मेरा फ़ोन, वो तो शायद खान हाउस में ही रह गया। इसे याद आया इसके पास जो मोबाइल था वो शायद निकाह के बाद वो यहाँ लाई ही नहीं थी। एफिकट वो निकाह के बाद अभी तक एक बार भी खान हाउस नहीं गई थी। ज़ौबी बेगम नफ़ी में सर हिलाती रह गईं। और मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। शर्मिंदगी से निगाहें इधर उधर किए बताया। ज़ौबी बेगम ने अपना मोबाइल इसके हाथ पर रखा। जाओ फ़िलहाल मेरे मोबाइल से बात करो, मैं आज ही अरमान को कहूँगी तुम्हारे लिए नया मोबाइल ला देगा। उसने बेबसी से ज़ौबी बेगम को देखा, जैसे कह रही हो कहीं आपका बेटा मुझे ला ही ना दे। फिर बिना कुछ कहे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल करती वो कमरे से बाहर निकल गई। किचन में दाखिल हुई, अरमान का नंबर निकाला। 2 बार उसने सोचा फ़ोन करे या ना करे, फिर बालाखिर उसने करने का फ़ैसला कर लिया। मैं क्यों डर रही हूँ, अपने शौहर से ही बात करनी है। एक लंबी गहरी सांस लेते कॉल पर क्लिक करते जल्दी से मोबाइल कान से लगाया। घंटी जाती रही, शायद कोई चौथी बेल पर मोबाइल फ़ोन से उसकी आवाज़ उभरी थी। हेलो मम्मी। कितनी नरमी और खूबसूरती से बात कर रहा था, मगर ज़रीन से बात करते वक्त तो उसके लहजे से आग निकलती थी। मैं बात कर रही हूँ। वो जानती थी अगले ही पल फ़ोन खटाक से बंद हो चुका होगा। लेकिन इसकी सोच के बरअक्स अभी तक फ़ोन के इस पार आती सांसों की आवाज़ बता रही थी कि वो शायद हैरान हुआ है। और वाकई वो अपने कैबिन में बैठा मोबाइल फ़ोन कान से लगाए हैरान हुआ था। मम्मी की तबीयत तो ठीक है? इसने कुछ परेशानी से पूछा। ज़रीन के होंठों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो ठीक हैं। इतना सुनकर वो पुरसुकून हो गया, फिर एक गहरी खामोशी छाई रही। वो अब इसके बोलने का मुंतज़िर था, यकीनन फ़ोन करने के पीछे कुछ वजह भी होगी। बालाखिर हिम्मत करते वो बोल ही उठी। मैं सोच रही थी आज खाने में कुछ मीठा बना लूं। अब किसी ना किसी बहाने से ये पूछना ही था कि खाने में क्या बनाए, इसलिए मीठे का पूछते सवाल किया। इसका अंदाज सवाल करने जैसा ही था जो अरमान साफ महसूस कर सकता था। वो हैरान हो रहा था, भला वो इससे क्यों पूछ रही है। मम्मी मीठा नहीं खाती, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो अगले ही पल सर झटकते हुए बोला। और ज़रीन जी भर कर बदमज़ा हुई थी। दिल तो चाहा था कि एक मुक्का मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के पार मार दे। वो भी किस शख्स से तवक्को कर रही थी। मैं आंटी की नहीं आपकी बात कर रही थी, वैसे भी आजकल आपको मीठे की काफ़ी ज़रूरत है। तंजिया लहजे में कहते खटाक से फ़ोन बंद हो चुका था। अरमान ने बेयकीनी से मोबाइल फ़ोन को घोरा।
किया इतना एटीट्यूड, उसने मेरे मुंह पर कॉल बंद कर दी। वो भी यकीनी से अब भी मोबाइल को देख रहा था। अभी उसे बताता हूँ, गुस्से से कहते अगले ही पल उसने चंद क्लिक किए और फिर मैसेज सेंड किया। वो जो गुस्से में मोबाइल हाथ में पकड़े अभी तक किचन में शेल्फ के पास खड़ी थी। मोबाइल फ़ोन की बप पर मोबाइल की तरफ देखा तो स्क्रीन पर ही अरमान का मैसेज जगमगा रहा था। मैसेज देखते हुए ज़रीन की आंखें हैरत से फैली। वो खानों की एक लंबी लिस्ट भेज चुका था और नीचे लिखा था, अगर मीठे के साथ ये सब भी हो जाए तो ही खाना बनाने के बारे में सोचना। डियर ज़बरदस्ती बनी वाइफ। उसकी आखिरी बात पर तो ज़रीन तब ही गई थी। किया, मैं ज़बरदस्ती बनी वाइफ हूँ। इसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। बचपन में तो कैसे मर रहे थे मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए, लगता है ये सब कुछ भूल गए। उफ, मैं भी ना भूल जाती हूँ, इन्हें कैसे पता कि मैं वही ज़रीन हूँ। गुस्से से पैर पटकती हुई वो मोबाइल फ़ोन वहीं शेल्फ पर रखे अब फ्रिज तक गई और जो उसने लिस्ट में लिखा था वो सब कुछ बनाने के बारे में सोच लिया। ये जानते ही किया है मैं भी ज़रीन अरमान हूँ और ज़रीन अरमान कुछ नहीं भूलती। छोटी सी नाक गुस्से से फूलती हुई सुर्ख हो रही थी, गाल भी सारे सुर्ख हो गए थे। लगता था अरमान आलम ने ज़रीन को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। शिराजी हाउस पर शाम उतर रही थी। मगरिब के बाद वो घर में दाखिल हुआ। होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि आधे दिन में ज़रीन कभी भी इतना कुछ नहीं बना पाएगी जितना कुछ वो लिस्ट में उसे भेज चुका था। वैसे भी पिछले 15 दिनों से इसकी ज़िंदगी काफ़ी जहन्नम बना चुकी थी, तो उसने सोचा आज सारे बदले पूरे हो ही जाएं। लेकिन इसकी तवक्को के बरअक्स जैसे ही वो लाउंज से थोड़ा आगे बढ़ा तो वो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी खाना सीख कर रही थी और सारे लाउंज से खानों की खुशबुएं उठ रही थीं। अरमान की मुस्कुराहट गायब हुई। वो बेहद हैरानी से उसे देख रहा था जिसका अपना हाल बेहाल हो चुका था। घुटनों को छूती लाइट ब्लू कलर की फराक पहने उसने दोपट्टा एक कंधे पर लिए दूसरी साइड कमर पर बांध रखा था। बाल सारे मेस्सी से जोड़े में बांधे थे। इसके कपड़ों की हालत देखते हुए साफ पता चल रहा था कि यकीना वो पिछले 6 घंटों से किचन में ही थी। अरमान बेहद हैरान था। वो वाकई नहीं जानता था कि वो इसके मजाक को इतना सीरियस ले लेगी। ज़ोबी बेगम भी एक साइड खड़ी हैरानी से सारे टेबल को देख रही थीं। ज़रीन इतना सारा खाना बनाया है कि या कोई मेहमान आ रहे हैं? इन्होंने हैरानी से पूछा, क्योंकि टेबल पर खाने की 6 से 7 अलग अलग वैरायटीज़ पड़ी थीं और शायद उसने मीठे में भी 2-3 चीज़ें बनाई थीं। ज़रीन ने एक गहरी सांस लेते सारे टेबल को देखा। बालाखिर वो पूरे 6 घंटों की मेहनत के बाद सारा काम कर चुकी थी। इसने मुस्कुराते हुए ज़ोबी बेगम को देखा, फिर नफ़ीमी सर हिलाया। नहीं आंटी, कोई भी नहीं आ रहा, ये सब कुछ तो मैंने आपके बेटे के लिए तैयार किया है। उनकी बात अभी दरमियान में ही थी जब अरमान उनके करीब आ गया। वो हैरानी और फटी फटी निगाहों से डाइनिंग टेबल को देख रहा था जो सारा ही खानों से भरा पड़ा था। ज़रीन की मुस्कुराहट गहरी हुई। दिल ही दिल में वो इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखती हुई अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। ने अच्छा हुआ आप भी आ गए। अरे हैं बैठे ना, देखी मैंने आपकी हर एक पसंद की डिश बनाई है। आपने जो लिस्ट सेंड की थी ना, इसके एन मुताबिक। इसने तनस का गहरा तीर चलाया था कि अरमान धन पैसता रह गया। वो यहाँ से ऊपर भागने के चक्कर में था, मगर वो भी ज़रीन अरमान थी। अपनी 6 घंटे की मेहनत इतनी आसानी से ज़ाया तो नहीं करवाने वाली थी। जल्दी से अरमान के करीब पहुंचती उसका बाजू पकड़े वो उसे कुर्सी पर बिठा चुकी थी। अरे बैठी ना, जल्दी से बताएं क्या खाएंगे। इसके सामने प्लेट रखती वो अब उसे सर्व करने के चक्कर में थी। ज़ोबी बेगम को ना चाहते हुए भी हंसी आई। अरमान हैरान परेशान सा उसे देख रहा था जो इसकी प्लेट में खाना निकाल रही थी। उसने एक नज़र प्लेट को देखा। एक ही प्लेट में उसने 6 अलग अलग चीज़ें रख दी थीं। बिरयानी, कबूरमा, चिकन पकौड़े और साथ सलाद। इसके अलावा मैडम ने रायता भी बनाया था। वो हैरान परेशान सा बैठा था। उम्मीद नहीं थी उसका मजाक इतना भारी पड़ जाएगा। अरे आंटी आप भी बैठी ना, आप क्यों खड़ी हैं? जल्दी से खाना खाकर बताएं मैंने कैसा बनाया है। वो जल्दी से ज़ोबी बेगम का बाजू पकड़े सरबराही कुर्सी खींचती हुई इन्हीं बिठा चुकी थी। फिर अरमान के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी खींचते खुद भी बैठ गई और अब बहुत सुकून से खाना खा रही थी। आखिर इतने घंटे मेहनत की थी। ज़ोबी बेगम ने देखा अरमान ने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं किया। अरमान खाना क्यों नहीं खा रहे, देख रहे हो ना उसने आज कितनी मेहनत की है। अब तो ज़ोबी बेगम को भी एहसास हो गया था।
ज़ौबी बेगम की बात सुनते अरमान ने चेहरा उठाए ज़रीन को देखा, वो उसे ही देख रही थी। दोनों की निगाहें मिली, उसने बस एक तंज़िया मुस्कुराहट अरमान पर उछाली थी, फिर अपने खाने की तरफ मुतवज्जह हो गई। मुझे ज़बरदस्ती की बीवी कहा था ना, अब मैं बताऊंगी ज़बरदस्ती बनी बीवी कैसी होती है। वो दिल ही दिल में इसकी हालत के मज़े लेती खाना खाना शुरू कर चुकी थी। अरमान ने भी सर झटकते हुए खाना खाना शुरू किया। पहला नवाला हलक में जाते ही वो चौंका था। खाना बहुत ज़्यादा उम्दा था, शायद इसने ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था। अपनी मां के हाथ के खाने के बाद ये पहला खाना था जो उसे एक लुक़मे में ही पसंद आ गया। वो जो इसका खाना रजिकट करने के चक्कर में था, एक लुक़मे के बाद कब वो पूरी प्लेट खाली कर गया उसे खुद अंदाज़ा ना हुआ। खाना खामोशी से खाया गया। वो खाना खाने के बाद एक बार फिर इसके सर पर सवार हुई। आपने तो कुछ मीठा लिया ही नहीं, स्वीट डिश चेक करें ना, और ये डेजर्ट मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है क्योंकि आंटी तो खाती नहीं हैं। वो बज़ाहिर तो आम लफ्ज़ में बोल रही थी, मगर इसके एक एक लफ्ज़ में तनस था जो अरमान साफ महसूस कर सकता था। वो एक बार फिर इसकी प्लेट को स्वीट डिश से भरते हुए दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अब बहुत सुकून से वो खुद भी मीठा खा रही थी। खाना खाने के बाद वो उठी और फिर बिना कोई बात किए वो ज़ौबी बेगम को अपनी हालत संवारने का कहती ऊपर कमरे में चली गई। क्योंकि इसकी हालत साफ बता रही थी वो 5-6 घंटे किचन में कामों में गुजार कर आई है। इससे पहले अरमान वहां से उठकर भागने के चक्कर में होता, ज़ौबी बेगम ने उसे वापस बैठने का इशारा दिया। सुकून से बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मां की बात सुनते वापस बैठ गया। अब ज़ौबी बेगम किसी मुलाजिमा को आवाज़ दे रही थी। 2 मिनट बाद ही मुलाजिमा हाजिर हुई। मेरे कमरे में साइड टेबल पर एक छोटा शॉपिंग बैग पड़ा है, उसे उठा लाओ। मुलाजिमा इस बात में सर हिलाती हुई कमरे में चली गई और 2 मिनट बाद ही इसने मतलूबा सामान लाए ज़ौबी बेगम के हवाले कर दिया। ज़ौबी बेगम ने उसके हाथों से वो पकड़ते हुए अरमान की तरफ बढ़ाया। ये लो और अब ऊपर जाकर उसे देना। ज़ौबी बेगम की बात पर नासमझी से अरमान ने मुंह को देखा। ये किया है? बेसाख्ता लबों से फिसला था। इसके पास मोबाइल नहीं है, मगर तुम्हें इतनी फुर्सत हो तो तुम जानो। यही मैंने आज दोपहर में ही मुलाजिमा को भेजकर मंगवाया था, मगर तुम उसे यही कहोगे कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसके लिए मोबाइल लाना है और तुम इसके लिए लाए हो। मां की अजीब बात सुनते हुए वो उलझा था। जब मैं लाया ही नहीं तो मैं क्यों कहूँ मैं लाया हूँ, शानबे नियाजी से जवाब दिया। अरमान। ज़ौबी बेगम ने इस लड़के की हरकतों से जैसे जिच होते उसे पुकारा था। उनके लहजे की सख्ती देखते हुए वो बेबस हुआ। अब किया है मम्मी? बेबसी से पूछा। इन्होंने बस अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया था। ये देख रहे हो उसने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, ना जाने कितने घंटे लगाकर ये सारा खाना बनाया है, और तुम इसका दिल खुश करने के लिए बस ये नहीं कह सकते कि ये तुम लेकर आए हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं लाओगे, मगर उसे बस इतना बता देना कि तुम लाए हो ताकि इसका दिल खुश हो जाए। अगर वो 6-7 घंटे किचन में काम करके तुम्हारा दिल खुश कर सकती है तो तुम्हें भी इसका दिल खुश करना चाहिए। उनकी वजाहत पर अरमान हैरान हुआ था। प्लीज़ मम्मी, मैं इसे किसी भी खुशफहमी में नहीं डालना चाहता, आप उसे ये खुद ही दे दीजिएगा। इसकी बात सुनते ज़ौबी बेगम का दिल चाहा अपना माथा पीट लें, आखिर इस लड़के पर कुछ असर क्यों नहीं होता था। अरमान, मैंने जो कहा है वो करो और ये मेरा हुक्म है, वो सख्ती से बोली थीं। अरमान ने बेबसी से कंधे अचुकाए। अच्छा ठीक है। मां का दिल खुश करने के लिए बेजारी से वो शॉपिंग बैग पकड़ लिया। फिर डाइनिंग टेबल से उठा, किचन में काम करती हुई मुलाजिमा को देखा। प्लीज़ एक कप काफ़ी बनाकर मेरे कमरे में भेज दी। इन सास बहू के प्यार ने तो मेरे सर में दर्द कर दी है। बुड़बड़ाते हुए वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे में कहीं नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, यकीना शावर ले रही होगी। अरमान ने बेजारित से वो शॉपिंग बैग वहीं बेड पर फेंका और खुद ड्रेसिंग रूम में घुस गया। 5 मिनट बाद एक ढीली सी ट्राउज़र शर्ट कबर्ड से निकाले। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो वो वॉशरूम से बाहर निकल चुकी थी। ब्लैक कलर के सादे से ड्रेस में इसका सफ़ेद बेदाग खूबसूरत वजूद क़यामत ढा रहा था। नमी से अपने खूबसूरत लंबे घने काले बाल में तौलिया फैलती वो शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। वो इसे मुकम्मल तौर पर अगनूर किए वॉशरूम में जाकर बंद हो गया।
जरीन को कोई खास फर्क ना पड़ा क्योंकि आज जो उसने अरमान की शक्ल डाइनिंग टेबल पर देखी थी वो देखते हुए जरीन के 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गुजरने वाले थे। कुछ ही मिनट बाद वो फरशा होता बाहर निकला तो बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। जरीन अब ड्रेसिंग टेबल छोड़े सोफे पर जाकर बैठ गई तो वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होते अब अपने बाल सिखा रहा था। जरीन इसे मुकम्मल तौर पर अगनुर किए अब किसी किताब का मुताला कर रही थी। 2-3 किताबें वो स्टडी रूम से निकालकर ही यहाँ पर लाई थी। अरमान की एक नज़र बेड पर गई जहाँ इसने कुछ देर पहले वो मोबाइल फ़ोन बेजारी से फेंका था। एक गहरी सांस लेते वो बेड तक आया। अब इतना बेमरूद भी नहीं था कि इसके 6-7 घंटों की मेहनत के बदले इसका ज़रा सा दिल खुश ना कर सकता। पता नहीं क्यों लेकिन खाना खाने के बाद उसे एहसास हुआ था उसे इस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो लानी ही चाहिए थी। इसे बस जरीन को एक समाल करवानी थी और क्यों करवानी थी वो ये नहीं जानता था। इसके सामने सोफे पर आकर वो सिंगल सोफे पर बैठ गया। जरीन ने चौंक कर उसे देखा। अरमान ने वो शॉपिंग बैग टेबल पर रखा। मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं तो ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। हालांकि वो इस लड़की से इतना सा झूठ बोलकर भी उसे किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता था लेकिन चाहकर भी वो सच बोल नहीं पाया। अगले ही पल जरीन की आंखों में चमक उभरी उसने बेहद बेयकीनी से अरमान को देखा। किया मेरे लिए? सच में वो बेहद बेयकीन थी। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। देख लो कैसा है अगर पसंद नहीं आया तो चेंज करवा दूंगा। अब ये बात उसने सिर्फ मरूद में बोली थी वरना इसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि मम्मी ने मोबाइल मंगवाया किस शॉप से है और मोबाइल है कौन सा। जरीन ने जल्दी से किताब वही सोफे पर फेंकी और बेहद बेयकीनी से शॉपिंग बैग उठाए। अब वो मोबाइल फ़ोन बाहर निकाल रही थी। इसके चेहरे पर खुशी अनोखी ही आई थी। उसे मुस्कुराते देख एक पल के लिए अरमान को अच्छा लगा, शायद कहीं सीने में सुकून उतर गया था। वो एक्साइटेड सी होती अब मोबाइल फ़ोन का बॉक्स अलट पलट किए देख रही थी। ये तो बहुत महंगा है। आईफोन 16 प्रो मैक्स का डब्बा देखते हुए वो चौंकी थी। अरमान के चेहरे पर ऐसा कोई खास तासुर नहीं आया। उसने एक नज़र अपने मोबाइल को देखा जो वहीं पर कमरे में मौजूद साइड टेबल पर पड़ा था। वो खुद भी आईफोन ही यूज़ करता था। मेरे लिए अफोर्डेबल था इसलिए मैं ले आया। वो जो हैरानी से उसे देख रही थी अरमान के कंधे अचकाने पर होश में आई। उसके इस जवाब पर जरीन एकदम से पुरसुकून हुई और अब वो इस बॉक्स को खोल रही थी जब अचानक कुछ याद आया। 1 मिनट आप तो खाली हाथ घर में दाखिल हुए थे। उसके इस सवाल पर अरमान की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या थी ये लड़की? इसकी आंखें थीं या सकीनर ऐसे कौन स्कैन करता है? वो जी भर कर बदमज़ा हुआ था। गाड़ी में पड़ा था, खाना खाने के बाद लेकर आया था। वो चाहता तो इस बात की कोई भी वजाहत ना देता मगर सिर्फ उसे मुतमईन करने के लिए वो एक और झूठ बोल गया। और अगले ही पल जरीन के चेहरे की मुस्कुराहट देखने वाली थी। वो पुरजोश सी होती अब बॉक्स खोले मोबाइल बाहर निकाल रही थी। इसे खुशी इतने महंगे मोबाइल की नहीं थी, इसे खुशी तो अरमान आलम के हाथों से मोबाइल लेने की थी। वो इसके लिए मोबाइल लाया था जो कि जरीन के लिए खुशगवार हैरत के साथ बहुत बड़ी खुशी का मकाम था। मोबाइल फ़ोन ऑन किया। ये बहुत अच्छा है, चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं, वो इसकी तसल्ली के लिए बोल गई। और वैसे भी उसे वो मोबाइल दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ था क्योंकि वो अरमान इसके लिए लाया था। ना जाने कितने अरसे बाद उसके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों जैसी खुशी आई थी। इसमें सिम कार्ड डाल लेना और हम नंबर भी सेव कर लेना, दोबारा मुझसे बात करने के लिए मम्मी से मोबाइल मत मांगना, कितना एम्बैरेसिंग लगता है। इसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी छाई थी, जैसे वो ये सोचकर ही शर्मिंदा हो गया था कि उसकी बीवी ने इससे बात करने के लिए उसकी मां से मोबाइल मांगा, हालांकि वो जानता ही नहीं था असल बात क्या है। जरीन के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने भी अरमान को वजाहत देने की कोशिश नहीं की। अगर वो ये समझ रहा था तो समझे, कम से कम उसे एहसास तो हवा। इससे पहले वो सोफे से उठता वो जल्दी से बोल उठी, लेकिन मेरे पास तो सिम कार्ड ही नहीं है। मासूम सा मुंह भी बना लिया। अरमान बस नफ़ी में सर हिलाता रह गया। अब क्या मैं सिम कार्ड भी ला कर दूं? वो नागवारी से पूछ रहा था। जरीन ने भी ठीक बनी जोर व शोर से इस बात में सर हिलाया।
लाखों का आईफोन ला कर दे सकते हैं तो किया एक 100 रुपये की सुम नहीं ला कर दे सकते, और वैसे भी अब मैं आपकी ज़बरदस्ती बनी वाइफ हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं। उसने आखिरी बात तंजिया लहजे में कही थी। अरमान फ़िफ़्फ़त मटाने को जल्दी से सोफ़े से उठा और अब वो बेड का साइड टेबल दराज खोलते हुए चीज़ें आगे पीछे करते कुछ मूंगने लगा। अगले 2 मिनट के बाद ही उसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई। दोबारा सोफ़े तक आया, फिर इसने ज़रीन की जानिब वो बढ़ाया। ये सिम कार्ड मैंने ऐसे ही बस ले लिया था, लेकिन यूज़ नहीं करता, तुम कर सकती हो, मेरा है। अंदाज़ एहसान करने वाला था, गोया जता रहा हो कि मैं इतना भी कर सकता हूँ। ज़रीन ने दंत निकालते हुए मोबाइल अरमान की जानिब किया। अब आप इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं तो उसे मोबाइल में भी डाल दी। इसे आज अरमान की हालत पर सही मज़ा आ रहा था। अरमान ने मोबाइल फ़ोन पकड़ते हुए इसमें सिम कार्ड डाला। उससे पहले वो मोबाइल दोबारा ज़रीन की जानिब बढ़ाता वो बोल उठी, अपना और आंटी का नंबर भी सेव कर दिए। अब दोबारा मैं आंटी से मोबाइल मांगती अच्छी नहीं लगती, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। वो मुस्कुराहट दबाए उसी के लहजे में बोली थी। अरमान ने एक नज़र उठाए उसे देखा, फिर दोबारा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर निगाह झुका ली। कुछ क्लिक किए, अगले 5 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन ज़रीन के हाथ में थमाता हुआ वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसके जाने के बाद ज़रीन ने एक नज़र पलटकर ड्रेसिंग रूम को देखा, जिसका दरवाज़ा बंद था। ज़रीन के चेहरे पर मुस्कुराहटों के रंग बिखर गए। इसने कॉन्टैक्ट्स निकाले, वहाँ पर 2 नंबर सेव थे। एक पर मिसेस ज़ॉबी लिखा था और दूसरे पर अरमान। ज़रीन के दिल में गुदगुदी सी हुई। आज का दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। जो पहली बार अरमान ने बना लड़े बना झगड़ा किए बना इसका दिल दिखाए उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया था। आज वो सालों बाद अरमान आलम की वजह से मुस्कुरा रही थी। एक बार फिर एक चोर नज़र ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर डाली, फिर इसने अरमान के नंबर पर क्लिक किया। नंबर एडिट करने के बाद अरमान की जगह आलम लिख दिया और साथ एक रेड हार्ट वाला इमोजी भी लगा दिया। फिर जान बूझकर कॉल वाले बटन पर क्लिक किया। अरमान का मोबाइल शायद साइलेंट पर था, मगर फिर भी इसकी स्क्रीन रोशन हुई। वो सोफे से उठी, साइड टेबल तक आई। एक नज़र अरमान के मोबाइल पर गई, जहां पर ये नंबर पहले से ही सेव था। इस पर आलम 2 लिखा हवा था। एक बार के लिए ज़रीन का दिल चाहा कि उसे एडिट करने के बाद मिसेज आलम लिख दे, मगर उसे कौन सा अरमान के मोबाइल का पासवर्ड मालूम था, इसलिए अपने ख्याल पर नफ़ी करती वो वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। वो अब बलश कर रही थी। इसके गाल सुर्ख हो गए। खुद को बलश करने से रोकने के लिए जल्दी से दोनों हाथों से चेहरा छुपा गई। उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक तो पहुंच गई हूँ, अब बस उनके दिल तक पहुंचना बाकी है। वो मुस्कुरा कर अपने आप से बोली थी, मगर कहीं जानती थी कि दिल में तो वो पहले से ही पूरे हक से विराजमान थी। अब वो मुस्कुरा कर मोबाइल के फंक्शंस देख रही थी और अंदर ड्रेसिंग रूम में शीशे के सामने खड़ा वो, आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख थीं। हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम पकड़ रखा था और बस एकटक वो इस फ़ोटो को देखता जा रहा था। शायद वो कोई आधे घंटे बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। एक नज़र सोफे पर गई, जहां वो दाईं जानिब करूट लिए सो गई थी। पास ही टेबल पर मोबाइल फ़ोन पड़ा था। एक अजीब सा सुकून था जो इसने आज 2 हफ्ते बाद इस लड़की के चेहरे पर देखा। मगर अरमान जल्दी निगाहें मोड़ गया। अब वो कमरे की तेज़ लाइट्स बंद करता बेड पर जाकर लेट चुका था। कॉफ़ी का कप साइड टेबल पर पड़ा वैसे ही ठंडा हो चुका था, जो 20 मिनट पहले मुलाजिमा कमरे में रखे जा चुकी थी। वो आंखें बंद किए सोने की कोशिश करना लगा। दिमाग बहुत बेसुकूनी का शिकार था। वो सिर्फ एक पुरसुकून नींद लेना चाहता था और चंद ही मिनट में नींद की गहरी वादियों में उतर गया। कराची शहर में एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। वो उस वक्त अपने कमरे में बेड के पास खड़ा अपने कुछ कपड़े बैग में डाल रहा था, जब कमरे का दरवाज़ा खिला और माही अंदर दाखिल हुई। माही को देखते सुलेमान के लब मुस्कुराहट में जले। माही ने एक महरून रंग की शाल सुलेमान की जानिब बढ़ाई। सुलेमान ने ना समझी से मुंह को देखा। ये भी साथ रख लो, वहाँ सर्दी बहुत होगी ना तो ये ले लेना। सुलेमान निहायत हैरानगी से मुंह को देख रहा था। उन सब की क्या ज़रूरत है मामा, और वैसे भी ये तो आपकी शाल है, मैं लेता अच्छा लगूंगा क्या? लहजे में नापसंदीदगी भी शामिल हो गई। माही के चेहरे के ज़ाविया बिगड़े। तो क्या हो गया, अगर ये मेरी है तो बस तुम उसे साथ लेकर जा रहे हो? पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सुलेमान। माही की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। सुलेमान फौरा मोम का ढेर बना।
कुछ भी नहीं होगा मामा, क्या हो गया है यार, बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। वो माही को अपने साथ लगाए अब इसका डर दूर कर रहा था। नहीं बस तुम उसे साथ रखना, ये साथ होगी तो मुझे हौसला होगा कि मेरा एक हिस्सा तुम्हारे साथ है। माही अजीब सी कैफियत का शिकार थी। अब वो सुलेमान का बैग पकड़े खुद इसमें शाल और बाकी कपड़े रख रही थी। सुलेमान के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कान आई। अच्छा ठीक है मामा, मैं उसे अपने साथ रखूंगा। सुलेमान की बात सुनते अब माही को कुछ हौसला हुआ था। एजल का अच्छे से ख्याल रखना, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। माही ने अब कुछ संजीदगी से कहा था कि सुलेमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मामा क्या आपको मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि मुझे एजल का ख्याल रखना है? वो सवालिया निगाहों से मुंह को देख रहा था तो माही ने मुस्कुराते हुए नफीमी सर हिलाया। तो फिर यकीन जाने में इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इसका मुहाफिज हूँ। वो माही की आंखों में आंखें डाले बहुत मान से कह रहा था कि माही की मुस्कुराहट गहरी हुई। अपना ख्याल रखना और एहतियात से जाना। वो काफ़ी फिक्रमंद और परेशान नजर आ रही थी क्योंकि ऐसा पहली बार था जब वो सुलेमान को कुछ दिनों के लिए खुद से दूर कर रही थी। और वो जब भी अकेला रहा था ना इसके साथ माही थी और ना ही अरमान जब से जरीन खो गई थी इसके बाद से तो माही सुलेमान को शहर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी। लेकिन वो मजबूरी में जा रहा था, कुछ ज़रूरी काम थे जो उसे इस्लामाबाद में करने थे। माही को अपनी इतनी फिक्र करता देख सुलेमान खलकर मुस्कुराया था। यकीन करें मामा, मैं बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाऊंगा और बस दुआ करें मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं वो जल्दी से पूरा हो जाए। इसने माही के दोनों हाथ पकड़े और उन दोनों पर अब लब रख रहा था। खुदा तुम्हें कामयाब करे। माही ने दिल से दुआ दी। फिर वो आगे बढ़ा था और माही का चेहरा दोनों हाथों में लेते उसके माथे पर लब रखे माही की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो अब मुस्कुरा कर मुंह को देख रहा था। वो आज भी इतनी ही हसीन थी। इसके लंबे घने काले बाल कमर तक आ रहे थे जिनकी ढीली सी चटी कर रखी थी। स्किन कलर का दोपट्टा गले में झूल रहा था। सादी सी पस्ता कलर की शर्ट और स्किन ट्राउजर में वो आज भी इतनी ही हसीन लग रही थी जितनी 15-20 साल पहले हुआ करती थी। सफ़ेद दूधिया खूबसूरत बेदाग चेहरा जो हल्का सा गुलाबी हो रहा था। सुलेमान ने धीरे से अब माही को अपने सीने से लगाया कि माही ने एक परेशान सी सांस फिजा के सुपरिद फारिज कर दी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खिला और अरमान अंदर दाखिल हुआ। इन दोनों को देखते हुए अरमान के होंठों पर भी एक मुस्कुराहट रनगी थी। चलो अगर मुँह बेटे का प्यार हो गया हो तो निकली। अरमान की शरारती आवाज़ पर सुलेमान नम आंखों से ना चाहते हुए भी हंस पड़ा था। माही अब अरमान को गुस्से से घूर रही थी। आपको क्या मसला है मेरे और मेरे बेटे के प्यार से? लहजे में हल्की सी बेजारी थी। अरमान ने दोनों हाथ उठाते नफीमी सर हिलाया। भला मुझे क्या मसला होगा? मैं तो बस ये कह रहा था कि वक्त हो रहा है, अभी मुझे उन दोनों को छोड़कर भी आना है। अरमान ने जैसे माही को वजाहत दी तो माही को भी वक्त का एहसास हो जल्दी से सुलेमान से अलग हुई। अब सुलेमान बेड पर पड़ा अपना बैग उठा रहा था। ध्यान रखना वहाँ पर सर्दी होगी इसलिए जैकेट या कोट के बिना बिल्कुल बाहर कहीं नहीं निकलना। अब माही सख्ती से हिदायत कर रही थी। ओके ठीक है मामा। वो फरमानबरदार बच्चे की तरह अपना चेहरा थोड़ा सा नीचे कर गया। तो माही ने शफ़क़त से इसकी माथे पर लब रखे थे। फिर एक आखिरी बार वो माही को दोबारा गले से लगाए, एक बार फिर इसके माथे पर बोसा देता जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया। वो दोनों जैसे ही फ्लैट से बाहर निकले माही की आंखों में नमी इकट्ठी हुई थी। वो सुलेमान की हिफाजत की दुआएं करती हुई दरवाजे तक आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो गाड़ी में बैठे थे और अब गाड़ी जमालवाला की जानिब रवाना थी। आप खुद क्यों नहीं चले जाते, मुझे क्यों भेज रहे हैं? सुलेमान पूरा अरमान की तरफ पलटकर बोला था। अरमान संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था और वो इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा कुछ परेशान सा था। अरमान ने एक नज़र उसे देखा। तुम्हें पता तो है मेरी ड्यूटी कैसी है, इसलिए फ़िलहाल मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें जितना काम कहा है वो सारा करके आना, कोई अच्छी और मुस्बत खबर ही लाना। वो बहुत उम्मीद से सुलेमान को देख रहा था। सुलेमान ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। क्या आपने मामा को बताया? सवालिया निगाहें अरमान के चेहरे पर ही जमी हुई थीं। नहीं, अरमान ने संजीदगी से बताया। और सुलेमान अब उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। इसकी आंखों में सवाल पढ़ते अरमान ने वजाहत की।
मैं इसे कोई भी ऐसी झूठी उम्मीद का दामन नहीं पकड़ाना चाहता जो बाद में टूट जाए। अगर वो बेखबर रहेगी तो उसे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर इसकी उम्मीद टूट गई तो ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए फ़िलहाल इसका लाआलम रहना ही बेहतर है। सुलेमान ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। अरमान ठीक कह रहा था। उनकी बातों के दौरान जमाल वाला आ चुका था। वो दोनों गाड़ी से उतरे और आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए। सारे लाउंज में ही एजल की आवाज़ गूंज रही थी। कभी किसी मुलाजिमा को वो ऊपर भेजती, कोई चीज़ मंगवा रही थी, कभी किसी मुलाजिमा से कोई चीज़ मंगवा रही थी। और सुलेमान बस नफ़ी में सर हिलाता रह गया। एक तो इस लड़की की ना एंड टाइमिंग तक भी पैकिंग नहीं होती, कहीं भी चली जाए। वो बस बुड़बड़ा कर रह गया था। अनुषा इसे गुस्से से घूर रही थी। तुम्हें पहले नहीं पता था ये चीज़ भी रखनी है, वो चीज़ भी रखनी है, अब तुम्हें टाइम के टाइम याद आया है। अनुषा की बात सुनते वो हंस पड़ी थी ताकि उसकी मुंह का गुस्सा ठंडा हो जाए। वो मामा में भूल गई थी ना। मासूम सा मुंह बनाते हुए उसने अनुषा की हमदर्दी बटोरनी चाहिए, मगर अनुषा का मूड फ़िलहाल ख़राब था। और एजल जानती थी कि मुंह का मूड क्यों ख़राब है। सिर्फ भाई कह रहे थे इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ, वरना तुम्हें पढ़ाई की उम्र में जो ये घूमने के शौक लग गए ही ना, अपने सारे शौक ना ख़त्म कर दो। अनुषा की आंखों में वार्निंग थी। इससे पहले एजल कुछ कहती सुलेमान और अरमान दोनों ही करीब आ चुके थे। अरमान को देखते हुए अनुषा का सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया। वो उठी थी और अब अरमान के गले लग रही थी। अरमान मुस्कुरा दिया था। किया हो गया है, उसे क्यों डांट रही हो, बची है। हमेशा की तरह अरमान ने एजल की हिमायत की थी और एजल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आपकी इस बच्ची की हरकतें बहुत परेशान करने वाली हैं भाई। अब देखें, पता था उसे इसने आज जाना है, फिर भी अपनी पैकिंग नहीं की। अनुषा ने अरमान को शिकायत लगाई तो अरमान ने सवालिया निगाहों से एजल को देखा। नहीं मामू, बस सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थीं, सब कुछ रख तो लिया था मैंने। इसने जल्दी से अपनी सफाई दी। अच्छा कोई बात नहीं, अब गुस्सा मत करो, अरमान ने अनुषा का गाल थपथपाते हुए कहा तो अनुषा ने इस बात में सर हिलाया। अगले 10 मिनट बाद वो अपना बैग पैक कर चुकी थी। नहीं, मुझे ये बताओ, तुम 4 दिन के लिए जा रही हो या 4 महीने के लिए, इतना बड़ा बैग? सुलेमान ने आंखें हैरत से पूरी खोलते हुए पूछा। एजल ने उसे कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूरा था। पहले मैंने 2 बैग तैयार किए थे, मगर तुम्हारी उसी बकवास की वजह से मैंने 1 बैग किया है। अब अगर तुमने मेरे सामान को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुलेमान। भला एजल कहाँ अपने बैग और अपनी चीज़ों पर कोई बात सुन सकती थी, इसलिए गुस्सा ही बहुत आया। वो गुस्सा करती हुई ज़्यादा प्यारी लगती थी कि सुलेमान के लब मुस्कुराहट में ढले। वो लोग अब चलते हुए पोर्च तक आ चुके थे। एजल अनुषा के गले लगी हुई थी तो अनुषा मुस्कुरा दी। अच्छा, अपना ख्याल रखना अब। एजल को हिदायत देने के बाद वो सुलेमान को भी अपने गले से लगाती हिदायत दे रही थी। इसकी फजूल बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अनुषा की बात पर सुलेमान ने फरमानबरदार बच्चे की तरह इस बात में सर हिलाया। उनकी गाड़ी जमालवाला से निकलती हुई अब एयरपोर्ट की जानिब रवाना थी। आधे घंटे बाद गाड़ी एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुई। वो दोनों अब एयरपोर्ट की एंट्रेंस में खड़े थे। अरमान इसे मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था। जब वो बोल उठा, मेरे जाने के बाद मामा का ध्यान रखेगा, पता नहीं मेरी प्यारी में 4 दिन कैसे मेरे बना गुजारेगी। वो पूरे ड्रामाई अंदाज में बोला था कि अरमान ने एक मुक्का इसके कंधे पर दे मारा। एक बात तो बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? अरमान ने जितनी संजीदगी से पूछा था कि सुलेमान चौंका। बस 18 से थोड़ी नीचे। इसने 2 उंगलियों को ज़रा सा सरकाते हुए फासला बताया। और तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? उसी संजीदगी से सवाल हुआ था। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 43 या 44। वो अब थोड़ी तले मुट्ठी रखे सोचने के अंदाज से बोला था। अरमान के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। हम तो अब ये बताओ कि 18 साल से पहले इसका ख्याल कौन रखता था? अरमान ने नागवारी से कहा था। सुलेमान इसकी बात समझते हुए खसियनी हंस पड़ा। मुझे आइंदा ज़्यादा ज्ञान मत देना। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप ना बना करो। मैं जानता हूँ मुझे इसका ख्याल रखना है या नहीं रखना। तुमसे ज़्यादा इसका ख्याल रखना आता है। चलो अब जाओ, दोनों फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरमान ने वक्त का ख्याल करते हुए बहस समेट दी। सुलेमान ने भी इस बात में सर हिलाया। एजल अचानक आगे बढ़ी थी और अरमान के गले लग गई। वो खुद पहली बार इस तरह घर से दूर जा रही थी, इसलिए इमोशनल हो गई।
अरमान ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। फिर वो अरमान से अलग होती पीछे हुई तो सुलेमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। और अब वो दोनों एयरपोर्ट में अंदर की जानिब बढ़ गए। अरमान वहाँ खड़ा इन्हीं तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। फिर वो वापस गाड़ी में बैठा और अब गाड़ी को वापस घर की जानिब मोड़ लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों फ्लाइट में इंटर हो चुके थे। इसने एजल को विंडो वाली सीट पर बैठने का कहा और खुद दूसरी सीट पर बैठ गया ताकि गुजरते हुए पैसेंजर्स एजल के साथ टच ना हों। और अब एजल एक्साइटेड सी बाहर से गुजरते मनाजिर देख रही थी। कराची शहर पर दोपहर उतर चुकी थी। जारी है।